नमस्कार दोस्तों, आगे की कड़ी में हम आज पढ़ेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश। इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ी है उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर के इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले। चलिए शुरू करते हैं। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठे सेनानायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। परिणाम स्वरूप गृह क्लेश के कारण राजपुताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया और राजस्थान में पारस्परिक गृह क्लेश के मुख्य तीन बिंदु थे, तीन केंद्र बन गए थे गृह क्लेश के। एक तो बूंदी, एक जोधपुर और एक जयपुर। बूंदी, जयपुर और जोधपुर, ये गृह क्लेश के तीन केंद्र जो थे वो बन गए थे। तो इन तीनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बूंदी और जयपुर और जोधपुर। तो सबसे पहले बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह और जयसिंह का, जो बुद्ध सिंह था बूंदी राज्य का राजा, और जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कछवाही रानी से घृणा करने लगा और अपनी चूड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासन पदच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराजा बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया और करवड़ की जागीरदार हाड़ा सलीम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया गया। जयसिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी थी। इस घटना से कछवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस तरीके के अवसर की ही तलाश में बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी में मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठाओं का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेद सिंह, जो कि बुद्ध सिंह का पुत्र था, उस समय बुद्ध सिंह अफीम और शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि बूंदी में महाराव उमेद सिंह का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाही रानी ने होलकर को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया, किंतु चूंकि उमेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य स्वीकार सौंपा गया और प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। नेक्स्ट आता है हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन क्या था? मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने के लिए मुगल शासन की असफलता और राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठाओं के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर के अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनशाला,
बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार क्या समझौता था वो देखिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोह को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के लिए रामपुरा में एकत्रित होंगे, और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजना कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक ने अपने स्वार्थ थे, इसलिए इसमें एकजुटता स्थापित होना असंभव हो गया और हुरडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। हुरडा सम्मेलन के बाद आता है बूंदी में उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद आता है जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मारवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से विवाह कर लिया था। विवाह से पहले जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा हो ही क्यों न हो, जयपुर के राज्य सिंहासन पर बैठने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की खींची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह क्लेश आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न करने लगे। माधो सिंह माधो सिंह की ओर से मल्हाराव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और उसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। इधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंह सिंधिया की सहायता प्राप्त की और फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त करके खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हाराव के से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधित्व को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हाराव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सवारों के साथ इन 3 राजदूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। नेक्स्ट है राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह जो कि मेवाड़ के शासक था
की ओर से अधिक रुपये देने का लालच दिया गया। तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था। उसे माधो सिंह के 4 परगने देने थे। उदय सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने को भी विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध, जो कि अगस्त 1748 के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपयों के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा और जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को इसकी सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर के 13 दिसंबर 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर उस सारे राजनीतिक जंजालों से अपने आप को आज़ाद कर लिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुला करके उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया और माधो सिंह को गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठाओं को सबक सिखाना चाहते थे। 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर भी मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिर और बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों को कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से प्रारंभ हुई और जो आगे चल करके 2 जातियों के साथ राजस्थान को भी घातक सिद्ध हुई। उसके बाद आता है तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठाओं के मध्य चौथ को लेकर के बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इस हरकत से परेशान होकर के जयपुर के तत्कालीन शासक प्रताप सिंह उनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया और शिवपुरी व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहायता दिया। इसके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ ही हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठी और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तताप के बाद भी युद्ध निर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गए और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों और राजपूतों के बीच 20 जून 1790 में पाटन का युद्ध हुआ। किन किन के बीच हुआ ये? मराठों और राजपूतों के बीच, क्योंकि राजपूत जो थे, ये मराठे जो थे, ये अपना जो प्रभुत्व वहाँ पे इनका स्थापित था उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो पाटन का युद्ध हुआ जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार विजय मराठों के हाथ लगी। अतः जयपुर राज्य में पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। इससे विवाह करने के लिए 2 जो शासक थे वो लड़ रहे थे। कौन कौन थे वो? एक तो जयपुर का शासक था जगत सिंह और दूसरा जोधपुर का शासक था मान सिंह। इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ हुई थी। देखिए,
मेवाड़ के शासक भीम सिंह की ये पुत्री थी और मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ इसकी सगाई तय हुई थी, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई और भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। इस रिश्ते से मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ के आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया और अमीर खां पिंडारी ने कृष्ण कुमारी की शादी मान सिंह से करने और कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अब देखिए यहाँ पे क्या लोचा हुआ कि जो इन दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में मराठा और अमीर खां पिंडारी इन दोनों को मौका मिल गया कि इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए और मेवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया और आमिर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या तो मान सिंह से करने या फिर कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अतः मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो आमिर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, किंतु 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा है। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। अब आता है लास्ट, जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो हमने बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ लिया और जयपुर का, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जोधपुर का। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के उत्पन्न हुई थी। वह कई वर्षों तक चलती रही और जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह और अभय सिंह को गद्दी से हटा करके स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया। नवंबर 1750 ईस्वी में बख्त सिंह ने राम सिंह को हराया और जोधपुर की गद्दी को हथिया लिया। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 में जब बखत सिंह ने अजमेर पर उत्तराधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। उसके बाद 21 सितंबर 1752 में बख्त सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः 3 जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी में पर बिठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेवाड़ के पास दो पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर के नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था। वह उनसे मुकाबला करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 में उनके बीच संधि हुई। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी? आमेर और गढ़ बिठली, जो कि तारागढ़ किला बना हुआ है, मराठों की अधीनता स्वीकार करेंगे। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांभर, मारोट, सोजत, परबतसर, केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे। पर राम सिंह का अधिकार
मान लिया गया और जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। उसके बाद है विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों के 5 नियम राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपये वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी और राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के बाद जो है इस कंप्लीट चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।